दिखाई दे रहा है? ओके यस सर, अभी देखा। ओके। यस सर। लास्ट वेकेशन से पहले हम 3.1 3.2 डिस्कस किए, नेचर ऑफ टीचिंग डिस्कस किए, फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किए। नेचर ऑफ टीचिंग 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फेजेस ऑफ टीचिंग में प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, ड्यूरिंग इंटरैक्टिव फेज। ओके, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन 3 फेजेस में। इंटरैक्टिव फेजेस में जो इंटरैक्टिव फेज में क्या होता है, आप जो पढ़ाई कर रहा है उसमें क्या करना, क्या मेथड यूज करना, क्या स्ट्रेटजी यूज करना, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना, ये सब जो है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इंटरैक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज प्लानिंग स्ट्रेटजी। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन फेज, पोस्ट पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, एवेल्यूएशन फेज। 3 फेजेस में टीचिंग होता है। फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये 10 हेडिंग के अंदर हम डिस्कस किए। फिर आज हम डिस्कस करने जा रहा है वेरियस अप्रोचेस टू टीचिंग। बहुत सारा अप्रोचेस है, उसमें ज़्यादा हम लोग के बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट, कनेक्शनिस्ट, पार्टिसिपेटरी, कोऑपरेटिव, पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक अप्रोचेस यूज करते हैं। अप्रोच का मतलब जो है और इंटीग्रेट करना, ज़्यादा मेथड को एक साथ इंटीग्रेट अगर किया जाता है उसको कहा जाता है अप्रोच। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो मेथड, बिहेवियरिस्टिक मेथड। एक ही साथ सेवरल मेथड्स अगर आप यूज किया जाता है उसको कहा जाता है अप्रोचेस। इन टीचिंग लर्निंग वी यूज सेवरल मेथड्स एट ए टाइम, दोज आर कॉल्ड अप्रोचेस, उसको कहा जाता है अप्रोचेस। अभी ये के साथ हम बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्ट ये सब यूज कर रहा है, इसीलिए अप्रोचेस कहा जाता है। ओके, टीचिंग लर्निंग में बहुत सारा अप्रोचेस है, उसमें से जो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक मेथड जो है ये बिहेवियरिस्टिक जो है टीचिंग से पहले बच्चों का, लर्नर का बिहेवियर कैसा चेंज होगा ड्यू टू एक्सपीरियंस। बच्चों के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आप देखना चाह रहा है, पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव की जरिया। ओके, ऑब्जेक्टिव्स की जरिया लिखा जाता है, वो उसको कहा जाता है प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। फिर इंस्ट्रक्शन होने के बाद वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया चेक किया जाता है, दैट इज बिहेवियरिस्टिक। ये बिहेवियरिस्टिक जो है कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल लर्निंग में क्या होता है, सब जो है ऑब्जेक्टिव्स प्री स्पेसिफाइड रहता है। अनकंडीशनड टीचिंग, अनकंडीशनल लर्निंग में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा जाता है। एनवायरनमेंट में जो देख के सीख लेता है उससे अपना बिहेवियर में चेंजेस लेकर आता है, वो भी बिहेवियरिस्टिक है। उनके एक्शंस में बदलावट जो देखते हैं उसको कहा जाता है बिहेवियरिस्टिक। ओके, जो आप लर्न आदमी है, आप जो है पढ़े लिखे आदमी है, कैसा बता सकते हैं, आपका बिहेवियर से पता। आप जो है आपका कोलिग से कैसा बिहेव कर रहा है, आपका टीचर से कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ से कैसा बिहेव कर रहा है, बड़ा लोगों से कैसा बिहेव कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस को बिहेवियरिस्टिक कहा जाता है। ये पहले लिखा जाता है कंडीशनल लर्निंग में। अनकंडीशनल लर्निंग में स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव जो है पहले नहीं लिखा जाता है, ये एनवायरनमेंट को देख के सीखा, ये बिहेवियरिस्टिक। कॉग्निटिविस्टिक में ऊपर जो है ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में जो देखिए ना, कंडीशनल बिहेवियर, कंडीशनल किया आइवन पावलोव जो कंडीशनिंग किया गया है, बेल से जो है कंडीशनिंग किया गया है, स्टिमुलस किया गया। लर्निंग कैसा होता है, स्टिमुलस से होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। एक स्टिमुलस किया गया, एक जो है न्यूट्रल स्टिमुलस से अनकंडीशनल स्टिमुलस से मैच करके कंडीशनिंग किया गया। पावलोव ने जो डॉग एक्सपेरिमेंट विच सॉल्वेशन किया गया, फिर जब भी जो बेल का जो आवाज आता है उनका साल्वेशन निकलता है। इस तरह रेनफोर्स किया जाता है, स्टिमुलस रेनफोर्स। इसमें पॉजिटिव रेनफोर्स, नेगेटिव रेनफोर्समेंट,
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, फिर आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी इस तरह देख बच्चों की सही तरीके से लाने के लिए भी, और सही तरीका से जहां उनको मॉडिफाई करना वहां बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी दे सकते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में अवार्ड रिवार्ड में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। टीचर का एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ ज्यादा यूज होता है। ये आइवान पावलोव का इस तरह बिहेवियरिस्टिक हम डिस्कस किए। फिर कॉग्निटिविस्ट में जीन पियाजेट ज्यादा किया गया है, और कॉग्निटिविस्ट में जो बच्चा जो मटेरियल को समझ के, ओके, मटेरियल को परस्यू करके इनका माइंड पे मेंटल एक्टिविटीज में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, फिर इसके ऊपर डिसीजन लेना, सब जो है कॉग्निटिविस्ट माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, नॉलेज को जो है कैसा एनालाइज करना, एनालाइज करके फिर इसके ऊपर डिसीजन करना, डिसीजन लेना, ये कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है, ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, एलाबोरेटिंग नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को एलाबोरेट करना कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, प्रीवियस लर्नड एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस नॉलेज को यहाँ न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में यूज कर रहा है। यहाँ प्रीवियस नॉलेज को कंसिडर कर रहा है नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब नॉलेज को एलाबोरेट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट में। फिर कनेक्शनिस्ट में देखिए माइंड पे बहुत सारा जो ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स रहता है, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन से कनेक्शन होते हुए, देखिए एक न्यूरॉन डेंसिटी कैसा होना है, बहुत कम होना चाहिए, उस तरह एक्टिवेट होने के बाद तुरंत जो है इंफॉर्मेशन पास होगा, इसको कहा जाता है न्यूरॉन से कनेक्शंस। ओके, इस तरह मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करना, एक लॉजिक से दूसरा लॉजिक कनेक्ट करना, ये कनेक्शनिस्ट कहते हैं। ये न्यूरो साइंस ब्रांच में आता है कनेक्शनिस्ट, एक नॉलेज से दूसरा नॉलेज कनेक्शन करना न्यूरॉन से। और इसीलिए जो है ना माइंड जो है मेमोरी के एनहांस करने के लिए, मेमोरी के एनहांस करने के लिए आपका न्यूरॉन डेंसिटी ज्यादा होना है। न्यूरॉन डेंसिटी के लिए क्या किया जाता है, फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट होने वजह से फिर लॉजिकली जो माइंड एनालिसिस करके एक दूसरे से प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज कनेक्ट करते हुए फिर जो है नया नॉलेज सीख सकते हैं, कनेक्शनिस्ट है। फिर पार्टिसिपेटरी, आजकल जो एजुकेशन टीचिंग लर्निंग जो है पार्टिसिपेटरी, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज से बच्चों से मोटिवेट करते हुए पार्टिसिपेटरी कहा जाता है। वन साइड नहीं है, इंटरेक्टिव है, बच्चों की अपॉर्चुनिटी देना पार्टिसिपेट करने के लिए। हर एक बच्चा क्लास से पार्टिसिपेट करने के लिए उतना सिंप्लीफाई करके अगर कंटेंट पढ़ा ही जाता है, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट किया जाता है, फिर टीचिंग इफेक्टिव होगा, लर्निंग भी मीनिंगफुल होगा। ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। हम डेली जो है बच्चों से पार्टिसिपेटरी करना, ओके, और प्रीवियस नॉलेज भी यूज करना, बच्चों का बिहेवियर में चेंजेस लेकर आना, चेंजेस ले आने के लिए इनका जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है उनका माइंड जो एनालाइज करना, उसके ऊपर डिसीजन लेना, डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन को लॉजिकली अरेंज करना। इसीलिए बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्टिक, कंस्ट्रक्टिविस्ट सारा मेथड्स आप यूज करते हुए इफेक्टिवली टीच करने के लिए वेरियस अप्रोचेस यूज करते हैं। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव टीचिंग में क्या होता है, देखिए एक सपोज फिजिक्स टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैथमेटिकल रिलेटेड कंटेंट है, मैथमेटिक्स टीचर का मदद लेते हुए दोनों टीचर एक साथ, मैथमेटिक्स टीचर फिजिक्स टीचर दोनों मिलके जो ग्रुप कोऑपरेटिव टीचिंग किया जाता है, कोऑपरेटिव टीचिंग किया जाता है, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब टीचिंग भी कोऑपरेटिव टीचिंग है, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए
टीच करना, और बच्चों की एक दूसरे से कोऑपरेट करके, इसमें सोशल स्किल्स डेवलप होता है, लीडर स्किल्स डेवलप होता है, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होता है, कोऑपरेट ये भी कह सकते हैं। होमोजीनियस ग्रुप में बच्चा एक दूसरे से क्रॉस सेक्शनल जो है ज्यादा सीखने की मौका मिलता है। इस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग भी, कोऑपरेटिव टीचिंग भी कर सकते हैं। बच्चों के अंदर भी कोऑपरेट करना, एक दूसरे से ग्रुपिंग करके कोऑपरेटिव सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए, और टीचर की तरफ टीचर्स भी मिलते हुए और कोऑपरेटिव टीचिंग, टीम टीचिंग भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक। पर्सनलाइज्ड मतलब इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड ऐसा रहता है, क्लास में स्लो लर्नर भी रहता है, गिफ्टेड भी रहता है। ऐसा होना चाहिए हर एक बच्चों को केटर करते हुए, हर एक बच्चों का नीड फुलफिल करते हुए, होलिस्टिक अप्रोच से, टीचर होलिस्टिक अप्रोच से एक एक पर्सनलाइज होमवर्क एक ही जैसा दे सकते हैं, बच्चों का लेवल देखते हुए सिंपल जो सिंप्लीफाई करके ये बच्चों को इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए, और कुछ एडवांस्ड बच्चों को इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए, इस तरह पर्सनलाइज्ड होमवर्क दे सकते हैं। और एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मेजर कॉन्सेप्ट तो माइनर कॉन्सेप्ट स्प्लिट करके उस लेवल बच्चों की जो इंडिविजुअलाइज्ड उनका लेवल देखते हुए पर्सनलाइज्ड जो है टीचिंग कर सकते हैं। इस तरह वेरियस अप्रोचेस यूज करते हुए जो है टीचिंग कर सकते हैं। This is all about various approaches to teaching, such as behavioristic, cognitivist, constructivist, connectionist, participatory, cooperative, personalized, and holistic. ओके ये ओवरव्यू मैंने बताया, ओवरव्यू बताया है, और इंडिविजुअल मतलब एक एक लेकर जो है इसके ऊपर मैंने जो बताया एक एक लेकर हम डिस्कस करेंगे। ओके मटेरियल में क्या दिया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ओके हेलो, यस सर। यस सर। फॉलो कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा है। जी सर। ओके ओके ठीक है। हाँ देखिए, वेरियस अप्रोचेस टीचिंग है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट लर्नर्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। बच्चे कहाँ से सीखता है? अपना एनवायरनमेंट में सीखते हैं। साइंस कैसा डेवलप, ये सब साइंटिफिक है। साइंस जो है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंटल साइंस कहते हैं। हम कहाँ से सीख लिया है, सब्जेक्ट कहाँ से आया है? एनवायरनमेंट में जो ऑब्जर्व करते हैं उससे, उससे जो मोटिवेट करते हैं उसको रेस्पॉन्ड करते हुए जब हार्ट होता है हम कूल की तरफ चले जाता है। ओके इस तरह एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करते हुए जो सीख लेता है। Okay, learners respond to stimuli in their environment. Environment को respond करते हुए, अपने आप को मोटिवेट करते हुए जो सीखते हैं, that is behavioristic. The behavior approach to learning is to specify clear behavioral objectives in the beginning. ये है प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। आप पढ़ाई करने से पहले मेरे बच्चा इस तरह नॉलेज डेवलप होगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में तीनों डोमेन्स में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों डोमेन्स में बच्चों का, ये बच्चा जो है इसका डेफिनेशन बताएंगे, इसका मीनिंग बताएंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल देंगे, क्लासिफाई करेंगे, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डे टू डे लेवल अप्लाई करेंगे। इस तरह बच्चों के अंदर ये पढ़ाई होने के बाद इस तरह चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस देख सकते हैं बोल के पहले लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन से पहले लिखा जाता है। इन द बिगिनिंग ऑब्जेक्टिव्स, इन द बिगिनिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इन द बिगिनिंग, एंड देन सप्लाई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट एंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। फिर बाद में उस ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया देखा जाता है।
समझ रहे हैं ना? हेलो यस सर। जी, यस सर। हाँ देखिए बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये पहले लिखा गया, देखिए ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है। ये 5 यूनिट डिस्कस करने के बाद ये बच्चों के अंदर इस तरह चेंजेस आ सकते हैं, ये पहले लिखा गया है। ये फिर ये 5 यूनिट देखने, 5 यूनिट पढ़ाई होने के बाद, ये 5 यूनिट्स डिस्कस करने के बाद बोलिए, ये 5 यूनिट डिस्कस करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव जो पहले लिखा गया है, बिगिनिंग में जो लिखा गया है, वो डिस्कस करने के बाद अचीव किया, पहला ऑब्जेक्ट अचीव किया नहीं है, सेकंड ऑब्जेक्ट अचीव किया नहीं है, थर्ड ऑब्जेक्ट किया नहीं है, फिर जो है एवेल्युएट करके पोस्ट एक्टिव फेज में ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया चेक किया जाता है। जो पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है उसको कहा जाता है बिहेवियरिस्टिक। इस तरह चेंजेस हम देख सकते हैं। ओके ये okay. The behavior approach learning is specify clear behavioral objectives in the beginning and then supply learning opportunities that ensure that objectives are met. In this approach, role of the facilitator is to provide relevant and useful stimuli so that learner respond and gain required knowledge or experience. इसमें टीचर कहा गया, टीचर फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, स्टिमुलाई मोटिवेट किया जाता है, उससे बच्चा मोटिवेट होकर बच्चा सीखता है, रिक्वायर्ड नॉलेज जो है उसको रेस्पॉन्ड, लर्नर रेस्पॉन्ड एंड गेन्ड रिक्वायर्ड नॉलेज, उससे बच्चा मोटिवेट होके जो रिक्वायर्ड नॉलेज को गेन किया जाता है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में टीचर क्या किया जाता है, टीचर फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, उससे बच्चा मोटिवेट होकर, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट हियर, स्टिमुलस इज स्टिमुलस, इसीलिए इसको कहा जाता है एसआर थ्योरी। ओके, स्टिमुलस से रेस्पॉन्स होता है, टीचर मोटिवेट किया जाता है, उससे बच्चा मोटिवेट होकर रिक्वायर्ड नॉलेज गेन किया जाता है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक टीचिंग में। लर्निंग अकर्स कुड बी कंडीशनल और अनकंडीशनल, कंडीशनल और अनकंडीशनल। देखिए यहाँ लर्निंग कंडीशनल, मैंने बताया कंडीशनल लर्निंग किसको कहा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखा जाता है, दैट इज कंडीशनल लर्निंग। अनकंडीशनल एनवायरनमेंट में भी, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हुए भी जो भी सीख लेता है वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। Okay. The behaviorist approach to learning emphasizes the belief that appropriate behavior can be taught through constant repetition of tasks combined with feedback. देखिए इसमें behavioristic approach में constant repetition can be taught through constant repetition, बार बार रिपीट करते हुए। पावलोव थ्योरी में भी आप देख चुका है क्या किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है, कंबाइंड किया गया है, न्यूट्रल स्टिमुलस को, अनकंडीशनल यूसीएस को, फिर एनएस को कंबाइन करके कंडीशन किया गया है। यहाँ भी जो है बार बार रिपीट करते हुए, कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ टास्क कंबाइंड विद फीडबैक, फीडबैक से, फीडबैक जैसा मिल रहा है उससे रिपीट करके फिर आपका लेवल्स जो मिनिमल लेवल्स ऑफ लर्निंग, आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहा वहां तक पहुंच गए नहीं पहुंच गया है, वो चेक करने के लिए फीडबैक टेक्निक यूज करते हुए 90% के ऊपर अगर अचीव होता है फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ओके, पॉजिटिव फीडबैक encourages and reinforce choose, while negative feedback and immediate correction discourage the repetition of mistake and undesirable behavior। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। दोनों से, नेगेटिव फीडबैक से बच्चों का इमीडिएटली चेंज कर, देखिए अगर बच्चा कुछ गलती करता है उसी टाइम पे उनको मॉडिफाई करना, अगर उसी टाइम पे मॉडिफाई नहीं किया जाता है जो फ्यूचर लाइफ में बहुत जो है डैमेज होगा।
जहां जरूरत होता है, जहां नेगेटिव फीडबैक मिलता है, जहां करेक्ट करना, इमीडिएट करेक्शन करना पड़ता है, वहां करेक्ट करना चाहिए। और पॉजिटिव फीडबैक बच्चों को एंकरेज करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए दोनों जो है फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। ओके, यहाँ दिया गया है 1920 से जो आइवान पावलोव का कंडक्ट, उनका थ्योरी यहाँ बताया गया है। वहां भी जो है कैसा जो कंडीशन किया गया है न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस से कैसा इसी तरह मैथमेटिक्स पढ़ाई करने में, फिर जो लैंग्वेजेस पढ़ाई करने में एक दूसरे से मैच करते हुए, जो कि कॉन्क्रीट से फिर अब्स्ट्रैक्ट तक ले आने के लिए विद कॉन्क्रीट दिखाते हुए, ऑडियो विजुअल एड्स दिखाते हुए अब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले आने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हुए, ओके, रीइंफोर्स करते हुए, ओके, रीइंफोर्स कैसा पॉजिटिव नेगेटिव वे से मोटिवेट करते हुए पावलोव थ्योरी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ये बिहेवियरिस्टिक में क्या क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखा जाता है और इंस्ट्रक्शन पीरियड में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट जो है पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से, और बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद बच्चों के अंदर जो चेंजेस आया नहीं आया है, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया है, चेक किया जाता है। चेक करने के लिए अब क्या है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लेते हुए बच्चों के जो है 90% के ऊपर जो चेंजेस लाने के लिए आप जो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, राइट। फिर कॉग्निटिविस्ट मतलब रिलेटेड टू माइंड। इसमें जीन पियाजेट बहुत काम किया गया। जीन पियाजेट, जॉन ड्यूई, ये लोग जो है इसमें बहुत सारा काम किया गया। कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चे क्या कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर एक डिसीजन लेता है और मैनिपुलेट किया जाता है। ओके, एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके इसके ऊपर डिसीजन लेता है, दैट इज कॉग्निटिविस्ट अप्रोच इज कंसर्न्ड विद द रोल ऑफ एक्टिव माइंड इन ग्रास्पिंग द नॉलेज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। यहाँ बच्चों की मौका देना है खुद से एनालाइज करने के लिए, माइंड से सोचने के लिए, माइंड से ग्रास्प करने के लिए, मटेरियल से बच्चे के उसमें हम लोग देख चुके हैं ना, इसमें गेस्टाल्टियन थ्योरी में चिंपांजी क्या किया गया है, मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद उनको जो एक आइडिया फ्लैश हो गया है, दोनों को स्टिक को जो एक दूसरे से जोड़, इस तरह बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद मटेरियल के ऊपर बच्चा कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसा एनालाइज कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, ये है कॉग्निटिविस्ट। फोकस ऑन द प्रोसेस बाय व्हिच स्टूडेंट बिल्ड नॉलेज रादर देन रिसीव इट। बच्चा उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करना, सिर्फ जो है रिसीव, जो टीचर नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है रिसीव करना है, वो लेक्चर मेथड में जो कंटेंट देता है वो रिसीव करना, वो नहीं है, उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करना। This approach emphasizes the learners continuously check the new information against our mental rules in order to internalize and act on information. जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर एक्ट करना, उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर डिसीजन लेना, एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन, सिर्फ रिसीव करना नहीं, उसके ऊपर एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन। ओके, जो भी डेटा दिया जाता है डेटा को एनालाइज करना और डिसीजन लेना, दैट इज कॉग्निटिविस्ट। हियर द टीचर एंड लर्नर आर एंगेज्ड विद गेनिंग नॉलेज। दोनों टीचर एंड लर्नर आर एंगेज्ड विद गेनिंग नॉलेज गेन करने में एक दूसरे से, टीचर अलग नहीं है, लर्नर अलग नहीं है, दोनों मिलके नॉलेज गेन कर रहा है।
The role of the teacher is choosing the best method to convey understanding. यहाँ टीचर का रोल क्या रहता है? बच्चों की समझने के लिए, माइंड में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए और नया सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट अच्छा तरह समझने के लिए बेस्ट मेथड सेलेक्ट करके उससे जो टीच करते हैं, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच कहा जाता है। बेस्ट मेथड सेलेक्ट करके कौन सा मेथड से मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अच्छा जो है माइंड, बच्चों के लर्नर के माइंड पे मैं बिठा सकता हूँ, वो मेथड को सेलेक्ट करके पढ़ाते हैं। जो उसके ऊपर काम किया गया है, लर्निंग टू थिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये वहाँ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है आइवान पावलोव थ्योरी से जो है रिलेट करते हुए वो समझाया। यहाँ कॉग्निटिविस्ट जो थ्योरी को समझाने के लिए जॉन ड्यूई एक्सपेरिमेंट जो है, जॉन ड्यूई थ्योरी यूज करते हुए समझाया गया है। Teachers employing Dewey's approach to teaching play a key role in learners' development, but in more indirect way than that implies in behavioristic model. For example, planning sessions that encourage interaction with the material presented and reflect thinking, as well as creating a climate where learners can structure their own learning. ओके जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उससे बच्चा इस तरह उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, मटेरियल के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उसके ऊपर क्रिएटिव थिंकिंग करना, फिर इनका खुद का जो आइडियाज ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए स्टूडेंट लर्नर कैन स्ट्रक्चर देयर ओन लर्निंग। ओके, ये है कॉग्निटिविस्ट। मतलब यह इंफॉर्मेशन जो टीचर प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ट मेथड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर लर्नर एक्ट करना, रेस्पॉन्ड करना, एनालाइज करना, मैनिपुलेट करना, डिसीजन लेना, ये है दोनों मिलके काम करता है कॉग्निटिविस्ट अप्रोच में। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये भी आपको पता है जॉन ड्यूई और जीन पियाजेट दोनों काम किया गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या किया है? प्रीवियस नॉलेज को एक्सटेंड करना, एलाबोरेट करना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में प्रीवियस नॉलेज को यूज करना। इसमें 5 E's ऑफ लर्निंग हम यूज करते हैं। 5 E's: एंगेज करना, एक्सप्लेन करना, एंगेज करना, एलाबोरेट करना, एक्सप्लोर करना, फिर एवेल्युएट करना। ये सब जो है 5 E's ऑफ लर्निंग यूज करते हैं। इसमें प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए नया नॉलेज, आज का नॉलेज कल के लिए प्रीवियस नॉलेज होगा, इस तरह आज का कॉन्सेप्ट को जो कल का जो नॉलेज जो गेन किया गया है वो यूज किया जाता है। दैट इज कंस्ट्रक्टिव, एलाबोरेटिंग और एक्सटेंडिंग ऑफ नॉलेज, that is constructivist. Constructivist teaching approaches are based on constructivist learning theory along with John Dewey, Jean Piaget. Constructivist theory जो है John Dewey, Jean Piaget theory दोनों का theory यूज कर रहा है इसमें। Research childhood development and education suggested that we learn by expanding our knowledge by experiences which are generated through play from infancy to adulthood, which are necessary for learning. Their theories are now encompassed in broader movement of progressive education. दोनों theory यहाँ constructivist theory में हम use करते हैं। Extending of our knowledge. According to theory, students learn by building on their previous knowledge. Students construct their knowledge based on their previous knowledge. That is constructivism. And experience, and by actively engaging in learning process instead of receiving knowledge passively, यहाँ actively involve होता है। Learning passive नहीं होता है, actively होता है। Okay, constructivist teaching uses guided discovery, discussion on thoughts and ideas as well as activities to help students learn.
ओके, यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में क्या क्या किया जाता है? डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी टीचिंग। ओके, फिर एक्टिविटीज, उससे बच्चों को खुद से सीखने के लिए टीचर्स गाइडेड डिस्कवरी एक्टिविटीज यूज करते हैं, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए। और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी सेज दैट ऑल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए बेस ऑफ प्रियर नॉलेज। All knowledge is constructed based on previous knowledge, prior knowledge. Children are not blank slate and knowledge, बच्चों के अंदर इनिशियल नॉलेज रहता है। ओके, उसको एलाबोरेट करना। चिल्ड्रन आर नॉट ब्लैंक स्लेट एंड नॉलेज कैन नॉट बी इम्पोर्टेड विदाउट द चाइल्ड मेकिंग सेंस ऑफ इट अकॉर्डिंग टू हिज हर current conception. Therefore, children learn best when they are allowed to construct personal understanding based on experiencing things and reflecting on those experiences. Previous experience के ऊपर reflect करते हुए, present concept को relate करते हुए, relate previous knowledge को जोड़ते हुए, previous knowledge को apply करते हुए नया knowledge सीखना खुद से, उसके लिए टीचर जो है टीचर डिस्कवरी एक्टिविटीज प्रोवाइड किया जाता है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में एक्टिविटीज प्लान करने के लिए टीचर बहुत सारा काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग and creates motivated and independent learners. This theoretical framework holds that learning always builds upon knowledge that the students already knows. This prior knowledge is called schema because all learning filtered through pre-existing schema. Okay, इसमें knowledge को extend करना ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, ये बताया गया है। इसका एडवांटेज भी ऑलरेडी सेवरल टाइम्स हम लोग डिस्कस किया गया है, क्या एडवांटेजेस है इसमें। This method of teaching is effective for students who learn better in an hands-on environment and help students to better relate the information learned in the classroom to their lives. Okay, classroom में जो सीख लिया है outside में apply करते हैं। outside का observation classroom content सीखने में भी use किया जाता है। The constructivism curriculum also caters the students' prior knowledge, encourages the teachers to spend more time on students. इसमें टीचर स्टूडेंट डायलॉग ज्यादा रहता है, एकदम जो है कॉन्सेप्ट को रिवील नहीं करते टीचर बच्चों से कॉन्सेप्ट ले आने के लिए बहुत सारा डायलॉग यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। हेलो, यस सर। Yes, sir. In constructivism classroom, students often work in groups. इसमें ग्रुप्स छोटा छोटा ग्रुप्स डिवाइड करके काम दिया जाता है। उसमें ग्रुप में काम करने से बच्चा एक दूसरे के मदद करते हुए सोशल स्किल्स डेवलप होता है और बच्चों के लीजर टाइम भी होता है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी होता है, उससे ज्यादा सीख सकते हैं। ओके, और डिसएडवांटेज तो हर एक जो है ना लेसन इस तरह नहीं कर सकते हैं। इस तरह करने के टीचर बहुत सारा काम करना पड़ता है और बहुत सारा एक्टिविटीज प्लान करना पड़ता है और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट से डायलॉग करने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मटेरियल जो है कलेक्ट करना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, कनेक्शनिस्ट एक दूसरे से कनेक्ट करना कनेक्शनिस्ट है। ओके, कनेक्शनिस्ट इसमें ज्यादा क्या होता है, आप लॉजिकली कनेक्ट करना। कनेक्शनिस्ट लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए यहाँ भी प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस लॉजिक को यहाँ कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने के लिए आपका माइंड जो है अच्छा काम करना है। अच्छा काम करने के लिए आपका न्यूरॉन्स का डेंसिटी कम होना है। कब का होगा, उसके ऊपर अगर आप बहुत सारा काम करता है और न्यूरॉन्स एक्टिवेट होता है, न्यूरॉन का डेंसिटी डिस्टेंस जो है कम होता है, उससे कनेक्टिविटी होते हुए जो है
बहुत सारा यूज कर सकते हैं, बहुत सारा जो नॉलेज को सीखने के लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलता है। Connectionism is a set of approaches in the fields of artificial intelligence, cognitive psychology, cognitive science, neuroscience। न्यूरोसाइंस में ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, साइंस सब्जेक्ट्स जो लॉजिकली सब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक करना, एल्गोरिथम्स। ओके, जब तक जो है आप जो लॉजिक लिखते हैं ना, जब तक जो सेटिस्फाई नहीं होता है तब जो इटरेट होता है, लॉजिक इटरेट होता है। ओके, स्टेप 1 चेक करता है, उसमें एस हो गया, स्टेप 2 चले जाता है, वहां भी एस हो गया, स्टेप 3 चले जाता है। हर एक स्टेज में चेक करके जब तक जो है नो तक आता है तब वहां पब्लिश करता है। जैसा रिजल्ट है ना आपका 60% में आया, चेक करता है 60%, 70% चेक करके 80%, फिर डिस्टिंक्शन पास, रिजल्ट पास, डिस्टिंक्शन। इस तरह इटरेशन होता है, कनेक्शन लॉजिक चेक करते हुए, एल्गोरिथम्स चेक करते हुए। ओके, जब तक जो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक जो चेकिंग इटरेशन होता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ सिंपल ऑफन यूनिफॉर्म यूनिट्स। ओके, इंटरकनेक्ट, एक लॉजिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसमें ज्यादा फोकस किया गया है। डोनाल्ड हैब। ओके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है, न्यूरोसाइंस में भी यूज किया जाता है। ओके, हम लोग इस टीचिंग में भी आपका ब्रेन बेस्ड लर्निंग आता है। ब्रेन बेस्ड लर्निंग नेक्स्ट यूनिट में है। ब्रेन बेस्ड लर्निंग जब डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर में ब्रेन बेस्ड लर्निंग है, उसमें न्यूरॉन्स, न्यूरोसाइंस तब जो है ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होना है, आपका लर्निंग जो है एक्टिवेट करने के लिए, ज्यादा दिन याद करने के लिए आपका मेमोरी कहाँ से पास ऑन होता है, न्यूरॉन से पास ऑन होता है। न्यूरॉन्स का डेंसिटी कम करना है, न्यूरॉन डेंसिटी कम करने के लिए आप पढ़ाई जो है ज्यादा करना है, उसके ऊपर बहुत सारा जो है सोच रहा है, बहुत सारा एक्टिविटीज करना है। इंफॉर्मेशन को जो है आपका माइंड से सोच के फिर उसके ऊपर एक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना, ये सब जो है माइंड एक्सरसाइज होता है, उससे आप कनेक्शंस जो है डेवलप होता है। Advantages: the network of correctly predict if the data is given incomplete or incorrect and provide right learning algorithm। ओके, इसमें अगर डेटा दिया जाता है, डेटा में मिस्टेक है, ओके, देखिए अगर बच्चा आंसर जो करेक्ट करता है, आपका आंसर से टैली नहीं होता है, फिर आप चेक कर सकते हैं बच्चों का भी आंसर करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है, मगर अब बच्चे जो डेटा दिया गया उस डेटा हिसाब से बच्चे जो सॉल्व किया गया है, ओके, उनका आंसर करेक्ट है। डेटा हिसाब से उनका, आपका जो मेथडोलॉजी, आपका आंसर करेक्ट है। और डेटा में अगर 56 देना था डेटा में, अगर आप 96 दिया गया है, 96 का सॉल्यूशन आपके पास है, 56 का जो करेक्ट आंसर बच्चे के पास है, दोनों का सही है। ओके, 56 96 किताब में दिया गया, जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ 56 आया, 56 का रिजल्ट बच्चे के पास है, मतलब वो कहाँ मिस्टेक हो गया है, ओके, वो पकड़ना, ये भी कनेक्शनिस्ट है। अगर आपको दो है इनका, जहां मिस्टेक है, जहां एरर है, वो भी पकड़ना भी कनेक्शनिस्ट। कहाँ जो मिसमैच हो रहा है, कहाँ जो आपका कनेक्शन कट हो रहा है, वो भी चेक करना, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एक एडवांटेज है। इट इज क्लियर ट्रेडिशनल नेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रेजेंटेशन। ट्रेडिशनल नेशन ऑफ कॉग्निटिव, इसमें देखिए यहाँ माइंड से प्रॉब्लम, जैसा डेटा दिया जाता है, डेटा देखने के बाद आपका माइंड में फ्लैश होता है इसका आंसर ये हो सकता है, गेस, टेंटेटिव आंसर, इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन को चेक करते हैं। ओके, इसमें माइंड से कैलकुलेट करके ये जो है ना माइंड एक्टिव रहता है। The presentations adopt the need of the real world of natural language। देखिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसा होता है, एक दूसरे से लॉजिकली अरेंज करके सॉल्यूशन तरफ चले जाता है ना, लॉजिकली अरेंज करते हैं, तब जो है नेचुरल लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज, लॉजिकली अरेंज करके
इस तरह ये भी एक एडवांटेज है। Disadvantages: the symbol structure could not capable of learning as the algorithm symbol systems in written form cannot be solved. These neural networks are not explanatory. ये जो है ना कुछ जो नहीं बता सकते हैं कैसा आ गया है। ओके, कुछ जो है अनसॉल्वेबल, उसका सॉल्यूशन सही है मगर नहीं बता सकते हैं, रीजन के साथ नहीं बता सकते हैं, विदाउट रीजन रहता है, विदाउट रीजन रहता है। ओके, ये डिसएडवांटेजेस है। फिर पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक। पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक में मैंने जो बताया ना, सॉरी, पार्टिसिपेटरी में बच्चों के पार्टिसिपेट करने की मौका देना है, पार्टिसिपेट करने की मौका देना है। Today's classroom, one of the most important aspects of teaching children gain their attention from the outset. This approach focuses on the active or event in the beginning of lesson that effectively engage the student. बच्चों के एंगेज करना, बच्चे जो जानते हैं उसे एंगेज करना, attention and efforts they thought on learning objective. बच्चों के पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों के एंगेज करना। बच्चों से कैसे एंगेज कर सकते हैं? बच्चों जो जानते हैं उससे बच्चों की आज डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों की कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं। बच्चों को करके आएंगे, हर एक बच्चा करके आएंगे, हर एक बच्चे जो करके आए वो आप डिस्कस करेंगे, बच्चों से पार्टिसिपेशन को दे सकते हैं। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज दे सकते हैं, वो एक्टिविटीज करके बच्चे आएंगे, उस एक्टिविटीज के ऊपर आप डिस्कस करेंगे, उससे बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा। ओके, gaining the student attention is important. Activities that provoke curiosity, questioning and recall newly learned information. The anticipatory emphasis to have direct relevance to the instructional objectives, whether that objective is implied or started in the objective of teaching learning process. तो देखिए इसमें बच्चों के नॉलेज, बच्चों की आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों के एंगेज करने के लिए, बच्चों के पार्टिसिपेट करने के लिए आप इसमें क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन यूज कर सकते हैं और रोल प्लेइंग यूज कर सकते हैं, मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन, बच्चों के पार्टिसिपेट करना, टू वे कम्युनिकेशन होना, हर एक बच्चों को इन्वॉल्व करना। अब हर एक बच्चा इन्वॉल्व होता है ना, तब जो है लर्निंग मीनिंगफुल होगा। उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक्टिविटीज प्लान करना पड़ता है। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्क्रिप्टिव इवेंट्स, एंटिसिपेशन गाइड्स, विजुअल डिस्प्लेस, thought provoking questions. These types of anticipatory strategies can enhance the learning and retention of student knowledge and can help motivate and stimulate student curiosity in participating in the learning process. टीचर सिर्फ जो है कंटेंट नहीं बताना है, बल्कि बच्चों से डिस्कस करते हुए कंटेंट की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ ले आना है। उसके लिए एक्टिविटीज से, डिस्कशन से, क्वेश्चन से, रोल प्ले से, ओके, इस तरह बच्चों की पार्टिसिपेट करते हुए कर सकते हैं। एडवांटेज, इट एंश्योर्स इफेक्टिव ऑफ लर्निंग, बच्चे खुद से करता है ना, effectiveness of learning. It allows students to demonstrate their successful engagement of the lesson. बच्चा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इट डेवलप्स रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बच्चे ज्यादा दिन तक जो है रिटेन कर सकते हैं, जो नॉलेज को है ज्यादा दिन याद कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसमें टाइम ज्यादा लेता है। ओके, interpersonal relationship between teachers and learners should constraint when teaching involves heterogeneous group. अब देखिए, अगर होमोजेनियस ग्रुप रहता है, एक एज ग्रुप रहता है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर हेटेरोजेनियस ग्रुप रहता है, प्रॉब्लम रहता है। ये कैसा है, क्या है, आप कॉन्सेप्ट छोड़ के फिर जो है दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस होता है, जो मकसद है वो फुलफिल नहीं होगा अगर ग्रुप इंटरपर्सनल रहता है। एक डिसएडवांटेज है। फिर कोऑपरेटिव टीचिंग मैंने बताया, टीचर्स कोऑपरेट करते हुए पढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स टीचर, फिजिकल साइंस टीचर दोनों मिलकर पढ़ा सकते हैं। ओके, इस तरह टीचर्स ग्रुप टीचिंग करना, होमोजेनियस ग्रुप में बच्चों की कोऑपरेट करते हैं, बच्चों के ग्रुप करते हुए कोऑपरेट टीचिंग कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम,
A co-teaching term typically includes general and special education who teaches the general education curriculum to all students as well as implement ये जो है ना आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन में हर एक बच्चा का जो नॉर्मल बच्चा और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करते हुए कोऑपरेट करते हुए एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए को टीचिंग टीचर्स एक टीचर दूसरे टीचर्स कोऑपरेट करते हुए को टीचिंग करना और बच्चों को भी ग्रुप करना हाई अचीवर्स से स्लो लर्नर को मर्ज करते हुए क्लब करते हुए जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट कहते हैं ना जेडपीडी इस तरह हाई लेवल उससे भी बच्चे सीख सकते हैं ये कोऑपरेटिव एक दूसरे से इसमें सोशल स्किल्स डेवलप होगा सपोर्टिव कोऑपरेटिव हाँ बोलिए हाँ, कोऑपरेटिव टीचिंग में ये भी आ सकता होगा ना सर, जैसे अब कर्नाटक में एक दो क्लासेस को एक जगह कंबाइन करके जो एक टीचर पढ़ाते हैं वो भी हाँ कोऑपरेटिव में आ सकता मल्टीग्रेड में क्या होता है 7th क्लास बच्चे को 6th क्लास में बिठाते हैं दोनों एक ही उसको कहते हैं मल्टीग्रेड जैसा है ना उसमें एडवांटेज क्या है जब 7th को पढ़ाते हैं ना 7th को पढ़ाते वक्त 6th क्लास बच्चा सुनते हैं एडवांस्ड जो है 7th क्लास में कंटेंट सीख लेता है एडवांस होता है फिर 6th क्लास में पढ़ाते हैं 7th क्लास बच्चा भी देखते हैं और 6th क्लास में जो मिस हो गया जिस कॉन्सेप्ट नेग्लेक्ट किया फिर दोबारा सीखने की मौका मिलता है ये भी है इसमें देखिए कोऑपरेटिव टीचिंग जनरली होमोजेनियस ग्रुप रहता है जियोग्राफिकली एक क्लास में होता है और कोलैबोरेटिव क्या होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं रहता है हेटेरोजेनियस ग्रुप रहता है ये आप हाँ सर तबरेज बोल रहे हैं सर ये मेरा बैटरी डाउन हो जाएगा सर मेरी तरफ आंधी आई थी बहुत जबरदस्त लाइट है नहीं सर तो बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगा सर 2% अब मोबाइल है तो सर मेरा अटेंडेंस कोई बात नहीं फुल अटेंडेंस देंगे सबको अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं है ओके चलिए आप लोग ये ध्यान रखना है कोऑपरेटिव मतलब होमोजेनियस ग्रुप में कोलैबोरेटिव मतलब हेटेरोजेनियस ग्रुप कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है प्रोफेसर भी हो सकता है टीचर भी हो सकता है स्टूडेंट भी हो सकता है सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है जूनियर स्टूडेंट भी हो सकता है इंडिया का भी हो सकता है ईरान का भी हो सकता है बांग्लादेश का पाकिस्तान का भी हो सकता है बाउंड्रीज नहीं है थ्रू इंटरनेट इंटरेस्टेड लोग उसके ऊपर काम करना कोलैबोरेटिव उसमें एज मैटर नहीं है और ज्योग्राफिकली मैटर नहीं है वो कहीं का भी हो सकता है कौन सा एज का भी हो सकता है दैट इज कोलैबोरेटिव एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना कोलैबोरेटिव में क्या है एक जगह रहना और ग्रुप भी हो एक एज ग्रुप वाला एक दूसरा से कोऑपरेट करते हुए सोशल स्किल्स डेवलप करते हुए ओके कर सकते हैं सीख सकते हैं नॉलेज को सीख सकते हैं उसमें टीचर्स दोनों मिलके कर सकते हैं बच्चों की भी ग्रुप करके कर सकते हैं टीम टीचिंग पैरेलल को टीचिंग सपोर्टिव को टीचिंग ये सब ऐसा ना हम लोग भी करते हैं ना कोऑपरेटिव टीचिंग में क्या करते हैं कुछ टीचर जो है एक स्किल बताते हैं और एक टीचर एक स्किल बताता है एक टीचर से एक स्किल सीखते हैं दूसरा स्किल से सेकंड स्किल सीखते हैं इस तरह कोऑपरेट करके ये है कोऑपरेटिव टीम टीचिंग advantages it shows positive effect on student learning when compared to individual teaching से एक बेहतर है पॉजिटिव इफेक्ट है स्टूडेंट लर्निंग इसमें क्योंकि ग्रुप में है बच्चा क्या होता है ग्रुप से जो ज्यादा लर्न से सीख सकते हैं जेडपीटी से ओके बच्चे से सीखना आसानी है टीचर से सीखने से बच्चों से सीखना आसानी है इसलिए इफेक्टिव मेथड है ये पार्टिसिपेटरी मेथड cooperative method learner get opportunity of interacting with more teachers to widen their subject knowledge टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए क्लास से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं जब ग्रुप फॉर्म हो गया है ग्रुप जो है टीचर्स हर एक ग्रुप का मेंबर जो टीचर से इंटरेक्ट करने के एक मौका मिलता है यहाँ इंटरेक्टिव स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ द टीचर्स एज वेल एज द लर्नर्स डेवलप ओके ये इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरैक्टिव स्किल्स डेवलप होता है कोऑपरेटिव टीचिंग से
The learner could develop depth knowledge in the specific subject taught by the cooperative teaching from the various methods and techniques used by the teachers. Collaboration skills can be learned by the teachers in cooperative teaching activity. Collaboration of skills, बहुत सारा skills को collaborate करना, integration of skills. Disadvantages: the learner may sometimes get bored by same topic if taught repeatedly in this approach. अगर बार बार रिपीट करता है तो बोर लगता है इसमें. टीचर्स नीड टू बी अलर्ट इन प्लानिंग, टीचिंग, असेसिंग. या टीचर ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्लानिंग, टीचिंग, असेसिंग, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. हर एक इस तरह करे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स में बी रिक्वायर्ड. एक बार क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस कुछ जनरल टॉपिक्स में, इस तरह साइंटिफिक टॉपिक में इस तरह कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स नहीं आता है. जनरल डिस्कशंस में इस तरह होता है. ये जो अपना मेथड्स में इस तरह प्रॉब्लम्स नहीं रहता है. जैसा जो डिस्कशंस रहता है ना, जो रिजर्वेशन का बारे में, ओके, वो उसमें कोऑपरेटिव में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आता है. ओके, जेंडर इश्यूज, फिर रिजर्वेशन इश्यूज, उसमें प्रॉब्लम्स आता है. बाकी सब्जेक्ट मैटर में इतना प्रॉब्लम नहीं है. फिर पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक. पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक अलग अलग से नहीं देखना, अलग अलग से नहीं देखना, दोनों एक है. पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक. होलिस्टिक अप्रोच मतलब अलग से नहीं करना, सबको एक ही असाइनमेंट देना, फिर एक एक को जो है उनका लेवल देखते हुए देना है. समझ रहे हैं ना. होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड में पढ़ाई होने के बाद जो असाइनमेंट दे रहा है, असाइनमेंट सबका एक ही होना है, मगर जो बच्चों का लेवल देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करना. दैट इज पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक. The term personalized teaching or personalization refers to a diverse variety of educational programs, learning experiences, instructional approaches, and academic support strategies that are intended to address the distinct learning needs, interests, and aspirations and cultural background of an individual students. पर्सनलाइज लर्निंग कैसा होना चाहिए, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या लेवल है, उस तरह देना है. Personalized learning is generally seen as an alternative to so-called one-size-fits-all approach to schooling, in which teachers may, for example, provide all students a given course with the same type of instruction, the same assignments, and the same assessment with little variation or modification from the student to student. देखिए ये very important है. Same assessment with little variation or modification from student to student. थोड़ा बहुत चेंज होना है. कैसा, इनका बैकग्राउंड देखते हुए, लेवल देखते हुए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होना चाहिए. दैट इज पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक टीचिंग. Personalized learning may also call student-centered learning, since general goal is to make individual learning needs the primary consideration in important education and instruction decisions, rather than what might be preferred, more convenient or logically easier for teachers in schools. देखिए पर्सनलाइज लर्निंग कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. स्टूडेंट का नीड देखते हुए, स्टूडेंट का बैकग्राउंड देखते हुए जो पढ़ाई दिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. पर्सनलाइज लर्निंग इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. पर्सनलाइज लर्निंग इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द एकेडमिक सक्सेस ऑफ ईच स्टूडेंट बाय फर्स्ट डिटरमाइनिंग द लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड देन प्रोवाइडिंग लर्निंग. बच्चों का नीड्स, इंटरेस्ट देखते हुए उसी तरह लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना पर्सनलाइज्ड लर्निंग है. थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि सिलेबस सबको एक ही है, मगर इनका बैकग्राउंड लेवल देखते हुए थोड़ा मॉडिफाई करके बताना है. एडवांटेजेस: रिलाइजेस मोर हैवीली ऑन स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड innate क्यूरियोसिटी. रेस्पॉन्स, बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए पढ़ाई होता है, इसलिए एडवांटेज है. रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स नीड्स, बच्चों का नीड्स देखते हुए पढ़ाई होता है. फ्लेक्सिबल स्टूडेंट्स शेड्यूलिंग एंड फेसिंग, फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि बच्चों का लेवल देखते हुए करते हैं ना, या फ्लेक्सिबल है, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ना, सिंप्लीफाई करके. ओके. एम्फोसिस ऑन लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, बच्चों को जो चाहिए वो देता है, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है.
Disadvantages: dual role of the teacher as subject matter coach and facilitator may be taken field। तो देखिए टफ, देखिए यहाँ ड्यूअल रोल प्ले करना पड़ता है इसमें, टीचर, सब्जेक्ट मैटर कोच एंड फैसिलिटेटर। इसमें देखिए मॉडिफाई करके देता है ना, इसीलिए इसमें भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, किस तरह बच्चों को किस तरह देना है, किस तरह असेस करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल में भी टेक मोर टाइम टू अकम्प्लिश द गोल्स टेकन। अगर इस तरह किया जाता है सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल में टेक मोर टाइम टू अकम्प्लिश द गोल्स टेकन, ये है। These are the approaches of teaching, various approaches to teaching। Okay, समझ रहे हैं ना? Various approaches teaching में behavioristic, cognitivist, constructivist, connectionist, participatory, cooperative, personalized and holistic। Okay, देखिए बिहेवियरिस्टिक में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है, बाद में ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया चेक किया जाता है। इसमें बच्चों का स्टिमुलस रिस्पांस इंपॉर्टेंट है, बच्चों की एक्सटर्नल मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रेनफोर्स नेगेटिव रेनफोर्समेंट से बच्चों की बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं। कॉग्निटिविस्ट में बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए तो उसमें बच्चा रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें एक्टिव लर्नर है, पैसिव लर्नर नहीं है, उसमें एनालाइज करके फिर बच्चा डिसीजन ले लेता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में प्रीवियस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हुए जो नॉलेज के एक्सटेंड किया जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट में। कनेक्शनिस्ट में लॉजिकली कनेक्ट किया जाता है, लॉजिकली कनेक्ट करते हुए नया नॉलेज सीख सकते हैं कनेक्शनिस्ट। पार्टिसिपेटरी में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए उस तरह एक्टिविटीज प्रोवाइड करना। ओके, पार्टिसिपेट इसमें गाइडेड डिस्कवरी, फिर रोल प्ले और क्वेश्चनिंग, ये सब टेक्निक यूज करते हुए बच्चों को एक्टिविटीज देते हुए पार्टिसिपेट करते हुए टीचिंग करना पार्टिसिपेटरी। कोऑपरेटिव बच्चों की ग्रुप करते हुए और टीचर के साथ टीम टीचिंग करते हुए कोऑपरेटिंग टीचिंग से सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक, बच्चों का बैकग्राउंड देखते हुए, बच्चों का लेवल देखते हुए, इंडिविजुअलाइज्ड लर्नर सेंटर्ड, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हुए टीचिंग करना, पर्सनलाइज्ड एंड होलिस्टिक। दिस इज अबाउट वेरियस अप्रोचेस टू टीचिंग। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया ना? यस सर। ये सब हम यूज करते हैं टीचिंग में सारा यूज करते हैं, मगर टर्मिनोलॉजी पता नहीं है हम लोग। बिहेवियरिस्टिक, कनेक्शनिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, पार्टिसिपेटरी, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, ये सब टर्म्स यूज करते हैं, सब यूज भी करते हैं। ओके, ये अगर ये सब यूज करते हैं इफेक्टिव टीच कर सकते हैं, इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं। ओके, आप बच्चों का बैकग्राउंड देखते हुए, ओके, बच्चों के पार्टिसिपेट करते हुए, बच्चों के एंगेज करते हुए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज देखते हुए, ओके, बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए, ओके, और बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए, ओके, मोटिवेट करते हुए, ये सब अप्रोचेस हम यूज करते हैं, राइट? दिस इज अबाउट अप्रोचेस टू टीचिंग। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका 3.3 कंप्लीट हो गया है। कल हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस्ड ऑर्गेनाइज मॉडल, ओके, जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इतना मॉडल्स है। 3.3 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। ओके, अटेंडेंस ले लो। यस सर। 27% तो इलेक्ट्रॉनिकली देख लेता हूँ। ओके, आई स्टॉप हियर। यहाँ मेरा गूगल मीट अटेंडेंस जो है रिकॉर्ड होगा, उसे देख लेता हूँ। हाँ, ओके, आप क्विट कर सकते हैं, आप क्विट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।